नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर फोर्थ वीक में जो भी अप्रैल के मंथ में बना है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसको डिटेल में जानते हुए हर टॉपिक को चलेंगे और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी कवर करते हुए चलेंगे। इसमें हम आपके लिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे कि भारत में पहली बार वाटर बॉडी का सेंसस हुआ है। वाटर बॉडी मतलब तालाब, नलकूप कितनी किस राज्य में अवेलेबल है उसका सेंसस हुआ है, उसकी रिपोर्ट में डिटेल में बात होगी। रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि वंदे भारत जो ट्रेन है, वंदे एक्सप्रेस ट्रेन आपको पता होगा चलती है, अब वंदे मेट्रो भी चलाई जाएगी। कैसे चलाई जाएगी, कब तक चलाई जाएगी, उस सब की बात करने वाले हैं। ऑपरेशन कावेरी क्या है, ऑपरेशन कावेरी इसकी बात होगी। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ये प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ साथ चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल जी की अभी रिसेंटली में मृत्यु हो गई, उनके बारे में जानेंगे कि किस राज्य के वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कितनी बार रहे हैं, सारी डिटेल जानते हुए चलेंगे। साथ साथ इंपॉर्टेंट डेज को भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करूंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएंगे और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में वाटर बॉडी का सेंसस हुआ। वाटर बॉडी का मतलब कि किसी राज्य में कितने तालाब हैं, किसी राज्य में कितने नलकूप हैं, किसी राज्य में कितने नहरें बनाई गई हैं जिससे कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके और पानी को स्टोर किया जा सके। तो इस प्रकार का पूरा जो वाटर बॉडीज़ है उसको कैलकुलेट किया गया, उसका सेंसस हुआ है और उसमें नंबर्स के मामले में टॉप पोजीशन पर वेस्ट बंगाल रहा है। वेस्ट बंगाल में लगभग 7.5 लाख वाटर बॉडीज प्राप्त हुई हैं और सबसे लोएस्ट पोजीशन पर अगर बात करें तो सिक्किम को लोएस्ट पोजीशन मिली है। ध्यान रखिएगा लगभग 138 के आसपास इनको ये जो वाटर बॉडीज है वो इनके यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। तो इनका डेटा बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। वेस्ट बंगाल टॉप पोजीशन पर और सिक्किम लास्ट पोजीशन पर। एक्यूरेट डेटा की अगर यहाँ पर चर्चा करें तो वेस्ट बंगाल लगभग 7.5 लाख मतलब 7,47,480 यहाँ पर वाटर बॉडीज प्राप्त हुई हैं। वेस्ट बंगाल यहाँ पर पड़ता है, बांग्लादेश से इसकी बाउंड्री टच होती है। दूसरे पोजीशन पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आंध्र प्रदेश रहा है और सिक्किम लास्ट पोजीशन पर लास्ट से पहले पोजीशन पर रहा है। 138 इनके पास वाटर बॉडीज प्राप्त हुई। दूसरे पर चंडीगढ़, तीसरे पर दिल्ली की रैंक आती है। अब इसी रैंकिंग में वाटर बॉडीज़ को कब्जा करने वाले लोग मतलब कितनी वाटर बॉडीज़ कब्जा की गई हैं, तो एनक्रोचमेंट कितना किया गया है वाटर बॉडीज़ का, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में 15,301 जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको लोगों ने वहाँ पर अपने घर बना लिए या कोई और काम करने लग गए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये पूरा डेटा तैयार किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मंत्रालय के द्वारा। शेखावत सिंह यहाँ के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने थोड़ा डेटा देने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का, अजय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज 2023 की हुई, जो कि बाइलेटरल एक्सरसाइज है। 2 साल में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है एक बार और ये 7वां एडिशन है। ध्यान रखिएगा भारत और यूके के बीच में ये होती है। कहाँ पर हुई, तो सेलिसबुरी प्लेन है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। उसे 27 अप्रैल से स्टार्ट किया गया, 11 मई तक ये चलने वाली है। ध्यान रखिएगा भारत और यूके की मिलिट्री के बीच में ये होती है। और पिछली बार की बात करें तो पिछली बार ये जो एक्सरसाइज है ये चौबटिया उत्तराखंड में हुई थी, जो कि 2021 में कराई गई। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नंदिनी गुप्ता ध्यान रखिएगा ये राजस्थान के कोटा से बिलोंग करती हैं और भारत की ये 59th नंबर की ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, उसमें इन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीत लिया है। ध्यान रखिएगा मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब इन्होंने जीता है और ये राजस्थान कोटा से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर आप नंदिनी
गुप्ता को देख सकते हैं। ये है नंदिनी गुप्ता। और इनकी बात करें तो अब ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने वाला मिस वर्ल्ड का जो 71 नंबर का खिताब होगा उसमें अब भारत को ये लीड करने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी हुआ, मतलब हुरून के द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी हुआ, जिसमें भारत की पोजीशन के बारे में बात की गई। तो भारत तीसरे पोजीशन पर रहा है यूनिकॉर्न की लिस्ट में, मतलब यूनिकॉर्न की लिस्ट मतलब भारत में कितनी यूनिकॉर्न है उसकी लिस्ट में पूरे देश में, सब पूरे वर्ल्ड में भारत 3rd रैंक पर रहा। और पहले पोजीशन पर यूएस, दूसरे पर चाइना रहा है। इसमें एडटेक बाइजू का नाम भी आता है, जो कि पिछली बार भी रहा और इस बार भी ये इसमें है। साथ साथ ड्रीम 11, स्विगी, ये सब यूनिकॉर्न में आते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो बाइजू 10 बिगेस्ट राइसेस में इसका नंबर है। कोरोना वायरस के बाद इसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा राइस हुआ। यहाँ पर अगर कंट्रीज़ के यूनिकॉर्न की बात करें तो भारत के जो को फाउंडर हैं और फाउंडर दोनों मिलाकर अगर कंपनीज़ की बात करें जो यूनिकॉर्न है वो 138 है, लेकिन इसमें से सिर्फ 70 ऐसी कंपनी है जिसमें भारत के पर्सन उसमें को फाउंडर है, कंपनी में को फाउंडर है, और जो भी दूसरे देश के पर्सन वहाँ पर फाउंडर हैं। इसीलिए इन कंपनियों को भारत के कंपनियों में इंक्लूड नहीं किया गया, यूनिकॉर्न में इंक्लूड नहीं किया गया। सिर्फ भारत की जो पर्सन फाउंडर हैं 68 कंपनी ऐसी हैं, तो इन्हीं को भारत की लिस्ट में इंक्लूड किया गया, जिसमें याद रखिएगा 666 यूएसए की यूनिकॉर्न है और 316 चाइना की यूनिकॉर्न है। 68 के साथ भारत 3rd रैंक पर, फिर यूके और फिर जर्मनी का नंबर आता है। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न में सिटीज़ की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को 181 यूनिकॉर्न्स वहीं से हैं, ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन, रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। रतन टाटा जी आपको पता होगा टाटा के चेयरमैन रहे हैं, टाटा सन्स के चेयरमैन रहे हैं। इनके जो ह्यूमैनिटी का काम है, साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप को, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बेहतर करने में जो इन्होंने योगदान दिया, उसके लिए इनको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। ये जो अवार्ड है ये बैरी ओ फेरेल के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं भारत में, उनके द्वारा दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा 14 फरवरी 1975 को इसे फाउंड किया गया एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा, जो कि क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए ह्यूमैनिटी का जो काम करते हैं उनके लिए ये ऑनर दिया जाता है। इसके चांसलर डेविड हार्ले हैं और चार्ल्स 3rd ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसके सोवरेन हेड हैं। अगला क्वेश्चन, WHO ने भारत की सिरप, आपको पता है भारत की सिरप को लगातार अभी 2 देशों में, लास्ट आपने पढ़ा होगा 2 देशों में बैन किया गया था क्योंकि वहाँ पे कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार से WHO ने अभी भारत में जो बनी हुई सिरप है जिसका नाम गुआइफेनेसिस है, क्या गुआइफेनेसिस, इस नाम की सिरप पर इन्होंने बैन लगा दिया है, इनको अलर्ट पर डाल दिया है। तो ध्यान रखिएगा WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इस पर डाई इथाइल ग्लिसरोल और इथाइलिन ग्लिसरोल का जो अमाउंट है वो अनएक्सपेक्टेड पाया है। और जो ये कंपनी है, कौन सी कंपनी, QP फार्मासेम लिमिटेड, पंजाब बेस्ड एक कंपनी है, इसको बनाती, इस सिरप को बनाती है, इसका नाम है गुइफेनेसिस TF सिरप। इसको अलर्ट पर डाला गया है, मतलब इसका यूज़ हार्मफुल होगा, ऐसा ही कुछ। अभी रिसेंटली में अन्य देशों के साथ भी भारत की सिरप को बैन किया गया था, जैसे आपने सुना होगा गाम्बिया में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई थी, बाद में WHO ने उस अलर्ट पर डाल दिया और उसको रोक लगा दी थी उस सिरप की। उसी प्रकार से उज्बेकिस्तान में भी कुछ बच्चों की मृत्यु हुई, जिस पर WHO ने एक्शन लिया था और बाद में भारत सरकार ने भी उन कंपनीज़ की जो सिरप है उनको चेक किया। ध्यान रखिएगा, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जेनेरिक ड्रग्स का, ध्यान रखिएगा, और इसीलिए भारत लगातार कोरोना वायरस के बाद तो लगातार भारत जो मेडिकल फील्ड है उसमें ग्रो कर ही रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने ऐसा पूरा सेटअप करा है कि वो 2030 तक
जो भी उत्तर प्रदेश सरकार में गाड़ियां यूज होती हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होने वाली हैं। तो 2030 तक उत्तर प्रदेश का प्लान है कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए अब वो अपनी सारी गवर्नमेंट गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, दूसरे राज्यों को प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरे राज्य भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ मूव करेंगे। ये सबसे बड़ा कदम है, ध्यान रखिएगा। और पॉल्यूशन तो सिंपल सी बात है, इसमें कम होने वाला है। अगला क्वेश्चन, सोनम वांगचुक जो कि संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, इनको इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि ये एक प्रकार के इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशनिस्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफॉर्मिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो कि एजुकेशन शायद किसी और यूनिवर्सिटी में या कहीं जाकर नहीं पढ़ सकते थे, उनको तक इन्होंने काफ़ी बेहतर इनका करियर बनाया और इन्होंने फाउंड किया है ऐसे बच्चों के लिए क्या, एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इसके डायरेक्टर और फाउंडर हैं। यहाँ पर बच्चों को ये ट्रेनिंग वगैरह देते हैं और बच्चों को कुछ ऐसी स्किल सिखाते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है और ये एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में भी मदद करते हैं। इसीलिए इनको संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन प्राइज से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 लॉन्च किया। ये क्या है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो गली मोहल्ले में, स्ट्रीट में एनिमल्स होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड, उनके पास कोई रोक तो होती नहीं है, वो अनएक्सपेक्टेड उनके बच्चे पैदा होते हैं। बच्चों में यहाँ पर डॉग्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो डॉग्स के अनएक्सपेक्टेड बच्चे कम से कम 3 से 4, उनकी फर्टिलिटी रेट काफ़ी तेज होता है, काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। तो 3-4 बच्चे उनके ऑलमोस्ट पर ईयर वो करते हैं। इससे पॉपुलेशन डॉग्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इससे क्लैशेस पैदा होते हैं, सोशल सौहार्द को खराब करने में ये चीज़ मदद करती है। कैसे मदद करती है, कोई डॉग लवर है और किसी डॉग ने किसी पर्सन के बेटे या उसको ही काट लिया, तो फिर वो डॉग को मतलब मारता या ऐसा कुछ करता है, तो डॉग लवर उनको मतलब मना करता है इस चीज़ के लिए। तो इन दोनों पर्सन्स के बीच में क्लैश पैदा हो जाता है। इससे क्या होता है, जो सोशल सौहार्द है, आपस में अगल बगल के लोगों के बीच में ही लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं। इन सब को देखते हुए, इन और भी बहुत सारे रीजंस हैं, इन सब को देखते हुए जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 लॉन्च किया। जिससे क्या होगा, जो इस प्रकार से बहुत सारे एनिमल्स हो रहे हैं तो उनकी नसबंदी कर दी जाएगी। नसबंदी से क्या होगा, उनके बच्चे अनएक्सपेक्टेड नंबर पर पैदा नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पर ये चीज़ें भी रोकी जा सकती हैं और उनके नंबर्स को भी रोका जा सकता है किसी पर्टिकुलर इलाके में। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल लॉन्च किया, इसके अंतर्गत ये होने वाला है जो मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, NHAI के द्वारा टारगेट रखा गया है कि 10,000 किलोमीटर के वो ऑप्टिकल फाइबर केबल की मतलब जो भी हाईवेज है उनको डेवलप किया जाएगा 2025 तक। इससे 5G और 6G टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा और साथ साथ जो कनेक्टिविटी है हाईवेज पे वो बेहतर की जाएगी। लगभग 10,000 किलोमीटर तक का टारगेट रखा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और हैदराबाद बेंगलोर कॉरिडोर में इसको अभी इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया, लेकिन बाद में अगर सक्सेस होता है तो दूसरी जगह भी इसको लॉन्च किया जाएगा। आगे बात करें तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश 1995 में किया गया था। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। संतोष कुमार यादव इसके चेयरमैन है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आते हैं। नितिन गडकरी जी इनके मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, केरला गवर्नमेंट जिसने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव को लॉन्च किया, इसमें इनका मेन फोकस है कि जो खेल है उसको प्रमोट किया जा सके, स्पोर्ट्स का कल्चर केरला में डेवलप किया जा सके, जिससे कोशिश होगी कि वो आगे नेशनल लेवल पर अच्छा कर पाएंगे। इससे हाई क्वालिटी, ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये हाई क्वालिटी के प्लेग्राउंड्स हर पंचायत में डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जिससे लोगों के अंदर प्रोत्साहन आए कि हाँ ठीक है, हमको भी खेल की तरफ आगे बढ़ना है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। याद रखिएगा, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है।
अगला क्वेश्चन, रेलवे मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है वंदे मेट्रो को। वंदे मेट्रो क्या होगी? लगभग 100 किलोमीटर की जो रेंज तक वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा और छोटी डिस्टेंस में क्या किया जाएगा? छोटी डिस्टेंस में इनको चलाया जाएगा और लोगों को जो छोटी छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इसके माध्यम से उनके टाइम को बचाने की कोशिश होगी। तो दिसंबर 2030 तक कहा जा रहा है कि इसको लॉन्च कर दिया जाएगा अश्वनी वैष्णव के द्वारा। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी डिस्टेंस में इनको चलाया जाएगा और कई बार चक्कर लगवाया जाएगा जिस प्रकार से मेट्रो चक्कर लगाती है, और इससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम समय लगेगा, उनका टाइम काफ़ी बचेगा। अगला क्वेश्चन, घाना ने यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो बनी हुई मलेरिया की वैक्सीन है उसको अपने देश में बच्चों के लिए अप्रूव कर दिया है इनके द्वारा जो, और ऐसा करने वाला ये पहली कंट्री बना है। घाना अफ्रीकन कंट्री है और ये जो वैक्सीन है इसका नाम R21 मैट्रिक्स M रखा गया है जो कि 75% एफिशिएंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उससे पहले घाना की बात करें तो एक्रा यहाँ की कैपिटल है, प्रेसिडेंट यहाँ के नाना अकूफो अडो है और केडी यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, एनुअल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड। क्या? लॉक्ड शील्ड। इसको नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसके जितने मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो एक्सरसाइज है ये साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तल्लिन में जो एस्टोनिया में पड़ता है वहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 2023 का। ध्यान रखिएगा, लॉक्ड शील्ड नाम की एनुअल साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है जिसको होस्ट कौन करता है? नाटो करता है। कहां कराया जाएगा? एस्टोनिया में कराया जाएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इसमें 3000 पार्टिसिपेट करेंगे। 38 कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली हैं। रियल टाइम अटैक किया जाएगा, उसके सॉल्यूशन पर चर्चाएं होंगी। अगर कोई सॉल्यूशन बेहतर मिलता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। नाटो को फाउंड किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। इसके फाउंडर देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, इटली। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। जेल स्टोलेनबर्ग नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ये सेक्रेटरी जनरल है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन कावेरी। आपको मालूम होना चाहिए कि सूडान में गृह युद्ध चल रहा है और इसका सेंटर, वहां की जो कैपिटल है खार्तूम वो है। अब वहां पर क्या हो रहा है? जो वहां की सेना है, मिलिट्री है और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया है शक्ति को लेकर कि किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए। अब ये पावर के लिए, पावर की वजह से जो क्लैश चल रहा है उसकी वजह से कई देशों के जो लोग हैं वो वहां फंस गए हैं, जिसमें भारतीय भी इंक्लूड हैं। लगभग कहा जा रहा है 300 से ज़्यादा भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को अभी निकाल लिया गया ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से। ऑपरेशन कावेरी को कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन सी फोर्सेस कंट्रोल कर रही हैं भारत में? तो भारत में इसको इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो इंडियन नेवी अपने जो वॉरशिप है उनको भेज रही है, साथ साथ और भी जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी अपने जो काम है वो मिलकर यहाँ पर इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 अप्रैल से जो इनके बीच में क्लैश है, किसके? पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के बीच में, सूडान में, वो आपको देखता हुआ नजर आ रहा होगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो रैपिड सपोर्ट फोर्स नाम की जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर क्लैश कर रही है। ऑपरेशन कावेरी भारत ने चलाया वहाँ से लोगों को निकालने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी बताया कि वहाँ पर कई लोगों की, मतलब 413 लोगों की अभी तक की मृत्यु हो चुकी है और बहुत सारे लोग वहाँ पर जख्मी वगैरह हुए हैं। यहाँ पर सूडान की बात करें तो कैपिटल खार्तूम है। सूडानी पाउंड यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब यहाँ पर कुछ ये जान लें कि भारत ने और भी ऑपरेशन चलाए थे, जैसे कि भारत ने ऑपरेशन 2022 में चलाया था ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। दैविक शक्ति भारत ने चलाया था याद करिए, अफगानिस्तान में जब तालिबान ने अपना शासन स्टार्ट किया तो वहाँ पर ऑपरेशन दैविक शक्ति चलाया था भारत ने भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए। और 2015 में भारत ने ऑपरेशन राहत चलाया था जब यमन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें भारतीयों को निकालने प्लस उनको सहायता देने के लिए। ऑपरेशन 2015 में ही ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था जब अर्थक्वेक आया था नेपाल में, तो अर्थक्वेक के मतलब मैनेजमेंट और साथ साथ उनको हेल्प देने के लिए इसको चलाया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, जापान हेल्थ मिनिस्ट्री
ने पहली बार ऐसा हुआ है कि अबॉर्शन की पिल को अप्रूव कर दिया है। याद रखिएगा, जापान के हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्री में पहली बार जो अबॉर्शन की पिल है उसको अडॉप्ट किया गया, उसको अप्रूव किया गया कि हाँ ठीक है, इसका यूज़ किया जा सकता है। इसको डेवलप कौन करेगा? तो ब्रिटिश की जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल लाइन फार्मा के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के 22वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ध्यान रखिएगा, इनका नाम फरवरी के स्टार्टिंग और जनवरी के लास्ट में ही अनाउंस हो चुका था, लेकिन इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं था। जब अगेंस्ट कोई था नहीं तो इनका जीतना तय था, और अब ये जीत गए। उसके बाद अब इन्होंने शपथ ली है। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू 22वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश में। अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। अब्दुल हामिद ने 2 अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लिया, और बांग्लादेश में ये रूल है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो 2 कार्यकाल से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। इसीलिए अब्दुल हामिद को हटाकर मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया शेख हसीना जी की पार्टी के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चुप्पू साहब को। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, बांग्लादेशी टका यहाँ की करेंसी। भारत के साथ 5 राज्यों के साथ ये बाउंड्री इसकी टच होती है। अगला क्वेश्चन, वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव को पहली बार कर्नाटका में लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा? घर पर ही आप अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए सुविधाएं नहीं दी गई। यहाँ पर सुविधाएं जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, और साथ साथ उन पर्सन को दी गई जो डिसेबल्ड हैं, जो वोटिंग बूथ पर नहीं जा सकते, उनको ये सुविधाएं दी गई हैं। वोट फ्रॉम होम, ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन होना है, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। इसमें 8900 पर्सन ने इस मेथड को चूज किया है, जो कि 80 साल से ज़्यादा है या तो डिसेबल्ड है। बेंगलुरु में ये पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास ने ये अनाउंस किया है कि पहला आईआईटी का एक सेंटर डेवलप होगा अफ्रीका के तंजानिया में। अब अफ्रीका के तंजानिया में आईआईटी मद्रास अपनी क्लासेस या कह लीजिए सेंटर स्टार्ट करेगा। इससे होगा क्या? इससे अफ्रीका की जो तंजानिया है उससे भारत के रिलेशन बेहतर होंगे, साथ साथ भारत प्रमोट कर सकता है टेक्निकल एजुकेशन को। ये स्किल गैप जो हो रखा है अफ्रीका में, आपको पता है थोड़ा दिक्कतें हैं, तो वहाँ पर जो स्किल गैप हो रखा है उसको फुलफिल किया जाएगा और एनकरेज किया जाएगा इनोवेशन और रिसर्च को। साथ साथ अफ्रीका के साथ भारत के रिलेशन भी बेहतर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आईआईटी मद्रास अपने सेंटर को अफ्रीका के तंजानिया में खोलने की अनाउंसमेंट कर चुका है। अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु में 25 अप्रैल को 12:17 दोपहर में जीरो शैडो डे ऑब्जर्व किया गया। मतलब जब आप खड़े होंगे तो आपकी परछाई नहीं बनेगी। इससे ये ऑब्जर्व किसने किया? तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया। ध्यान रखिएगा कब किया गया? तो 12:17 25 अप्रैल को जीरो शैडो डे ऑब्जर्व किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन पर्सनस की जो शैडो है वो नहीं बन रही। किसके द्वारा? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया। और यहाँ कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में ऑब्जर्व किया गया। अगला क्वेश्चन, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी हुआ, जिसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है किसी देश में, इस बेस पर तैयार किया गया किसी देश में पोर्ट से जो सामान जहां पर पहुंचना है कितना समय लगता है पहुंचने में। तो भारत में लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है, रेलवेज, रोड और बहुत सारे सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें सिंगापुर पहले पोजीशन पर, फिनलैंड दूसरे पोजीशन पर रहा है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो 38 पोजीशन पर रहा, और टोटल कंट्रीज कितनी सिलेक्ट की गई? तो 139 कंट्रीज को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। आगे बात करें 2014 के कंपेयर में, 2014 में भारत की रैंक 54 थी, और 2022 में के अनुसार 2023 में 38 रैंक इसकी रही है, 38 इसकी रैंक रही है। सिंगापुर पहले पर, फिनलैंड दूसरे पर रहा है। ठीक, और किन किन फैक्टर्स को यहाँ पर चूज किया गया? तो LPI रैंकिंग जारी करने के लिए कस्टम्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंटरनेशनल शिपमेंट को, लॉजिस्टिक क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंस को, ट्रैकिंग एंड
ट्रेसिंग को, टाइमलाइनेस को, इन सभी को यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा इस पूरे सिस्टम में 2000 मतलब जो 23 में रिपोर्ट जारी हुई उसके अकॉर्डिंग। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग जारी हुई है कि अप्रैल 2023 में कि दुनिया में कौन सा देश कितनी स्पेंडिंग करता है, कितना पैसा खर्च करता है अपने मिलिट्री के पूरे कामों में। इसमें पहले पोजीशन पर यूएस रहा, दूसरे पर चाइना रहा, तीसरे पर रशिया रहा और चौथे पर अकॉर्डिंग टू सिप्री भारत रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत और चाइना का कभी कभी आपसे कंपेयर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा भारत और चाइना का कंपेयर 4 टाइम है। अगर भारत 1 रुपया खर्च करता है तो चाइना 4 रुपया अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। इस रिपोर्ट का नाम ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 रखा गया। सिप्री के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। मैं बाकी सभी के अमाउंट आपको कंपेयर करके यहाँ पर बताता हूँ, किसी बड़े एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ पर चाइना को कंपेयर किया गया तो भारत 6 ट्रिलियन रुपीस यहाँ पर खर्च करता है और चाइना 63 ट्रिलियन रुपीस खर्च करता है, लगभग 4 टाइम यहाँ पर आप कह सकते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो भारत के कंपेयर में अगर इनको देखें तो लगभग 11 या फिर आप 10 गुना कह सकते हैं भारत से ज़्यादा इनको ये एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, यहाँ पर 10-11 भी कह सकते हैं आप इसको, 11 के ऊपर ही खर्च करता है। और अगर यहाँ पर देखें चाइना और भारत के कंपेयर में 4 टाइम का अंतर है, 4 टाइम ज़्यादा चाइना खर्च करता है अपनी मिलिट्री पर। रशिया के साथ कंपेयर करें तो लगभग भारत और रशिया इक्वल है, बस थोड़ा सा ज़्यादा है रशिया। ध्यान रखिएगा लगभग 1.1 या 2% ज़्यादा है रशिया भारत से। और सऊदी अरबिया 5वीं पोजीशन पर आता है, भारत कितना 4th पोजीशन पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग एक्सपेंडिचर हुए हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में, और लगातार आप देख सकते हैं अमेरिका का जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है, एशिया का एक्सपेंडिचर भी लगातार बढ़ा है और दूसरे देशों का कई जगह रुका हुआ रहा। अफ्रीका में तो रुका हुआ रहा, फिर अब धीरे धीरे बढ़ा लेकिन फिर कम हो गया। तो इस प्रकार की पूरी एक चार्ट बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सिप्री की बात करें तो 1966 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। स्टॉकहोम स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। जैन एलिंसन इनके इस समय पर चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन, पंकज सिंह जिनको साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट चुना गया, ये नोएडा से MLA है बीजेपी के और ये इस समय पर यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं। ध्यान रखिएगा, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये प्रेसिडेंट चुने गए। और याद रखिएगा ये जो एनुअल मीटिंग हुई थी नैनीताल में, इनको अनअपोज चुना गया है। मनिंदर पाल सिंह की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल के पद पर इनको चुना गया। अगर कोषाध्यक्ष की बात की जाए तो ट्रेजरर की बात करें तो सुधीश कुमार जो कि केरला से बिलोंग करते हैं, इनको चुना गया है। आगे बात करें, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं पंकज सिंह को राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। अगला क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, आपको रिसेंटली में पता होगा, इंफॉर्मेशन मिली होगी कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का निधन हो गया 25 अप्रैल 2023 को। याद रखिएगा इनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, मोहाली के हॉस्पिटल में इनको 25 अप्रैल को मृत घोषित किया गया। 95 ईयर ओल्ड थे और ये अकाली दल के एक्सपीरियंस लीडर थे। 1957 में ये पंजाब की जो असेंबली थी उसमें चुनकर आए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनकर आए थे। 9 बार टोटल लेजिस्लेचर में चुने गए। 1995 से लेकर 2008 तक अकाली दल को इन्होंने लीड किया है और ये है प्रकाश सिंह बादल। ये 5 बार टोटल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की शपथ इन्होंने ली है। याद रखिएगा 5 बार। इन्होंने 1970 से लेकर 2007 तक इन्होंने बीच बीच में गैप भी हुआ, उसमें इन्होंने शपथ ली है पंजाब के चीफ मिनिस्टर के रूप में। 2015 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, जो कि भारत का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम वुमेन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिंग रखी गई। महिलाओं को यहाँ पर जोर दिया गया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की गई है। इसमें जो रोल ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स और डिज़ाइन है, इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है।
आगे बात करें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम 26 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। 1970 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें लोगों की क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जाता है, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल और जो उनका इम्प्रूवमेंट है, जो भी वो कर रहे हैं उसमें, उसको प्रमोट किया जाता है। 21 अप्रैल को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज डे हम 24 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। 24 अप्रैल 1993 को ही 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से पंचायती राज को जो ये जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था और इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम क्या रखी गई है, तो सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्थी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस रखी गई है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो नेशनल पंचायत राज डे है उसको मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया और कई सारी वहाँ पर स्कीम्स को भी पंचायत डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ, इसको हम वर्क प्लेस पर जो सेफ्टी और हेल्थ डे है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं 28 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इससे जहाँ पर आप जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर उस संस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ्टी और हेल्थ की, जो वर्कर्स उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उसी की अवेयरनेस वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनमें फैलाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे कि जो वर्क प्लेस है उसको बेहतर बनाया जा सके और जो उनका प्रोटेक्शन है, वर्कर्स का जो प्रोटेक्शन है वो सुनिश्चित कर सके वहाँ की जो भी संस्था है वो। 2023 में इसकी थीम अ सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क रखी गई है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है 2003 से। और ILO की बात करें तो इसको 1919 में फाउंड किया गया था। गिलबर्ट होंगबो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।